गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रत्नेश त्रिपाठी हाजिर हूँ एक बार फिर से। मैं सिविल फर्स्ट ईयर की BME की 6वीं क्लास लेकर के आप सभी का स्वागत है अवसर क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने BME और पावर प्लांट की जो मर्ज क्लास चल रही थी उसको अलग अलग मतलब सेपरेट कर दिया है। अब पिछली क्लास में मैंने पावर प्लांट की क्लास ली थी टाइम टेबल के हिसाब से, और आज मैं BME की क्लास ले रहा हूँ। अगला जब टर्न होगा BME पावर प्लांट जहाँ लिखा वहाँ पे पावर प्लांट की क्लास होगी, और फिर जो नेक्स्ट टर्न आएगा उसमें मतलब एक दिन आपकी BME की क्लास और दूसरे दिन आपकी पावर प्लांट की क्लास रहेगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर। आज और एक क्लास और लेना पड़ेगा, उससे खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपका ये वाला चैप्टर खत्म होगा आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया जाएगा। उससे आपका प्रॉफिट ये होगा कि जब आप लोग उस असाइनमेंट को करेंगे, भले ही आप देख के करें, लेकिन मेरे हिसाब से कोशिश ये रहनी चाहिए आप लोग उस असाइनमेंट को पहले चीजों को याद करें, समझें, उसके बाद बिना देखे अपने हिसाब से करें। तो उससे फायदा ये होगा जब आप उसको करेंगे, अगर अपने हिसाब से कर रहे हैं तो वो चीज रिवाइज हो जाएगी। अगर दूसरे के बुक से देख के भी कर रहे हैं तो अगर आपको मान लो 0.1% भी चढ़ा था पहले दिमाग में, तो जब उसको आप नोट्स बनाए थे उसके हिसाब से अगर करेंगे तो वो आपके दिमाग में 1% तो कम से कम चढ़ ही जाएगा। ठीक है, तो बाकी चढ़ने के लिए तो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो चढ़ेगा जरूर। बाकी अगर आपको क्लास में कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो एक है प्रतीक कटियार जी, आज ये सिविल फर्स्ट ईयर की क्लास लगी है। आपने कहा था सिविल की क्लास ले लीजिएगा सर ज्यादा से ज्यादा, तो सिविल के ज्यादा मोस्टली सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं। मैकेनिक्स भी सिविल में है, BME भी सिविल में है, आपकी वर्कशॉप भी सिविल में है, तो 3 सब्जेक्ट रेगुलरली चल रहे हैं टाइम टेबल के हिसाब से आपके सिविल में। तो आप इन 3 सब्जेक्ट को कवर करिएगा। अगर कोई ऐसा मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है कि आपके एग्जाम होने वाले हैं तो मैं फिर सभी की क्लास मुझे लेना जरूरी हो जाएगा, फिर मैं सभी की क्लास को बढ़ा दूंगा। लेकिन अभी तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप लोगों के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। बाकी एग्जाम तक मैं आपका सब्जेक्ट क्लियर करा दूंगा। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं BME के किस सब्जेक्ट या किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो पिछले टॉपिक में हमने बात करी थी रेफ्रिजरेटर, हीट पंप और हीट इंजन में। तो ठीक है, 3 चीजें थी, रेफ्रिजरेटर, हीट पंप एंड हीट इंजन। ठीक है, 3 चीजें थी मेरे पास। तो तीनों में हमने पढ़ा था कि 2 में हमें कार्य देना पड़ रहा था, तीसरे से कार्य हम लेते थे। ठीक है, तो पहली बात तो रेफ्रिजरेटर में हम वर्क प्रोवाइड कर रहे थे, हीट पंप में भी हमें वर्क प्रोवाइड कराना पड़ रहा था, बट हीट इंजन से वर्क हमें मिल रहा था। ठीक है, तो ये चीज क्लियर थी, रिवाइज कराए दे रहा हूं एक बार। ठीक है, अब बात क्या थी, अगर रेफ्रिजरेटर की बात करें तो यहां पे था टी लोअर, टी लोअर, टी लोअर, टी हायर, टी हायर, टी हायर। ठीक है, देखो कहीं हमने गड़बड़ी कर दी, जो एरो था ये रेफ्रिजरेटर का था। हीट इंजन में हम क्या कर रहे थे, हाई सोर्स से ऊर्जा एनर्जी ले रहे थे। ठीक है, हीट इंजन उसको वर्क में प्रोवाइड कर रहा था और जो बाकी बची थी उसको रिजेक्ट कर रहा था। ठीक है, हीट पंप में क्या हो रहा था, लो सोर्स से एनर्जी को एब्जॉर्ब ग्रहण कर रहे थे और हाई टेम्परेचर को सप्लाई कर रहे थे। ठीक है, सप्लाई कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सप्लाई कर रहे थे। और इसमें मेंटेन किसको करना था, TH को, मतलब उच्च तापमान को हमें बना करके रखना था। ठीक है, और इसमें वर्क हमें देना पड़ रहा था। रेफ्रिजरेटर की बात करें तो लो टेम्परेचर से हम हीट को एब्जॉर्ब करके हाई टेम्परेचर पे रिजेक्ट कर रहे थे। यहां पे क्या कर रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे। ठीक है, यहां पे मेंटेन किसको करना था, लो टेम्परेचर को मेंटेन या बना करके रखना था, वर्क हमें देना पड़ रहा था। ये 3 चीजें थी। ठीक है, इन 2 की जो इफिशियंसी, जो दक्षता होती थी, उसको हम COP से, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, तो इससे रिप्रेजेंट करते थे, COP से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, और इसकी जो होती थी वो इफिशियंसी ईटा से रिप्रेजेंट करते थे। इसकी जो इफिशियंसी निकली थी वो थी हमारी QH माइनस QL अपॉन QH, या TH माइनस TL अपॉन TH, या
1 माइनस QL अपॉन QH या 1 माइनस TL अपॉन TH। ये थे इसकी इफिशियंसी के फार्मूले, ठीक है। और इसमें एक चीज और थी, जो इसकी इफिशियंसी थी वो हमेशा कम होती थी 1 से, ठीक है। इसकी इफिशियंसी ये दोनों की जो COP थी वो 1 से अधिक हो सकती है, 1 या 1 से अधिक होगी, ठीक है। इसकी जो CFP निकाल रहे थे, अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर की, तो हमें जो इच्छित प्रभाव था वो QH था। इच्छित प्रभाव क्या था? QH अपॉन वर्क। तो वर्क हम यहाँ निकाल QL यहाँ बना के रखना था, तो क्या था? QH माइनस QL, क्योंकि लो टेम्परेचर में बनाकर रखना था। तो इसका COP का फार्मूला हमारा ये था, ठीक है। अगर COP की बात करें हम हीट पंप की, तो इच्छित प्रभाव मतलब हमारा, ठीक है, इच्छित प्रभाव में क्या बना करके रखना था? हाई टेम्परेचर, या इसी को हम और लिख सकते हैं इक्वल टू करके TL अपॉन TH माइनस TL, ठीक है। ये दो फार्मूले थे इसके, ठीक है। अब अगर इसी में बात करें हम किसकी, COP ऑफ हीट पंप की, तो वो क्या था? इच्छित प्रभाव हमारा था हाई टेम्परेचर मेंटेन करके रखना था, QH माइनस QL इज इक्वल टू TH अपॉन TH माइनस TL। ये था इसका फार्मूला, ठीक है। तो यहां तक हमने पढ़ा था। अब आज की बात करते हैं, आज हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स क्या है और ये है क्या। कन्वेंशनल मतलब परंपरागत तथा नॉन कन्वेंशनल मतलब गैर परंपरागत। परंपरागत क्या होता है? जो चीजें हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती रहती हैं, परंपरागत होती हैं, ठीक है। गैर परंपरागत कौन होती हैं? जो चीजें हम खुद बनाते हैं, जिनका खुद हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन तो मान लो करते हैं, मतलब जिनको हम खुद बनाते हैं, तो वो हो जाती है हमारी गैर परंपरागत। तो ऊर्जा कार्य करने की दर को ही ऊर्जा कहते हैं, ये बात हमने आपको पहले ही बताई थी। अब बात करते हैं परंपरागत, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है। तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में हमने बताया क्या हिंदी में, परंपरागत और नॉन परंपरागत, गैर परंपरागत। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, ठीक है, एनर्जी, ठीक है। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, परंपरागत एवं गैर परंपरागत। अब देखो, पहले बात करते हैं कन्वेंशनल एनर्जी की। कन्वेंशनल एनर्जी की बात करें तो ऐसी एनर्जी जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है, ठीक है। ऐसी एनर्जी जो हमें बहुत पहले से प्राप्त होती आ रही है, प्रकृति के द्वारा बहुत पहले से प्राप्त होती आ रही है। ये बनती कैसे है? जैसे क्या होता है, कई साल पहले, बहुत पुराने समय में बहुत सारे पेड़ पौधे क्या होता है, धरती में दबते जाते हैं, और धरती की जो सिविल के बच्चे हैं, ये सेकंड ईयर पढ़ेंगे, जो लेयर होती है वो हमेशा बढ़ती रहती है, ठीक है। नीचे, और जो नीचे लेयर होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर नीचे होती रहती हैं, और जब ये दो प्लेयर्स एक दूसरे से टकराए तभी आपका अर्थक्वेक आता है, मतलब भूकंप आता है। तो बात करते हैं कन्वेंशनल एनर्जी की। तो ऐसी एनर्जी जो बहुत पुराने समय से हम लोग यूज करते आ रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी। जैसे कोयला। अब आप बात करेंगे लकड़ी के कोयले की, नहीं, जो पत्थर वाला कोयला था उसकी बात करी जाती है, वो आता है आपका कन्वेंशनल एनर्जी में। पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कच्चा तेल जो होता है वो हमें धरती के अंदर से प्राप्त होता है, कोयला जो हमें जमीन के नीचे से प्राप्त होता है। अब इनका ये सोर्स बने कैसे, कहां से इनको पाया गया, वो चीज समझने वाली है, थ्योरेटिकल पार्ट है ये थोड़ा आपका। तो देखो हुआ क्या, जब बहुत पुराने समय में जैसे पेड़ पौधे गिरते हैं वो नीचे दबते चले जाते हैं, जीव जंतु मरते हैं वो नीचे दबते जाते हैं, तो क्या होता है, दबे दबे ये अपने स्वरूप को चेंज करते हैं। इनका एक रस होता है, वो निकल के एक जो नीचे इनके गड्ढे बन जाते हैं उनमें एकत्र हो जाता है, ठीक है। जो पेड़ होते हैं वो तापमान बढ़ने के कारण से वो अपने आप कोयले में परिवर्तित, वो ठोस कोयला बनता है, ठीक है। देखो वो जल के कोयला बनता है वो अलग होता है, ठोस कोयला अलग होता है। तो होता क्या, इसी तरीके से जो नीचे सोर्स होता है, तो जो द्रव्य होता है वो इकट्ठा होता है, वो होता है हमारा क्रूड ऑयल के रूप में,
कोयला हमारा यही इकट्ठा हो जाता है, फिर इनको हम जमीन से निकालते हैं, मतलब इनको बोलते हैं शोधन करते हैं, फिर इनका जमीन से हम लोग शोधन कर लेते हैं, फिर इनको हम अपने निजी जिंदगी में यूज करते हैं, घरेलू जिंदगी में भी यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में यूज करते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, आपका क्रूड ऑयल निकाला जाता है, क्रूड ऑयल से सबसे पहले आपका पेट्रोल, फिर डीजल, फिर मिट्टी का तेल, फिर चारकोल, इस तरीके से मतलब उसका शुद्धिकरण करते करते अच्छी अच्छी चीजें, जैसे सबसे पहले निकलता है जो एरोप्लेन में यूज होता है आपका पेट्रोल, वो ठीक है, वो निकाला जाता है। उसके बाद उससे कम थोड़ा शुद्ध होता है जो हम लोग यूज करते हैं बाइक में पेट्रोल वगैरह, ठीक है, उसमें कुछ मिलावटें करी जाती हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपका डीजल आता है, वो भी जब उसको शुद्ध, जब क्रूड ऑयल को शुद्ध किया था, जो उसका कचरा बचता है वो थर्ड नंबर पे जो होता है वो होता है आपका डीजल, ठीक है। अब जब डीजल के बाद भी जो चीजें बची, जो कचरा बचा, वो आता है मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में भी बाद जो कचरा बचता है वो आता है आपका चारकोल या डामर के बोल देते हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में डामर बोलते हैं। तो ऐसे, ठीक है, तो ऐसे स्रोत जिनको हम बहुत पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं ईंधन, उनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ठीक है, मतलब परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल की। तो नॉन कन्वेंशनल ऊर्जा, और ये जो एक बात करते हैं, पहले इसी में जाते हैं, पीछे थोड़ा बैक करते हैं। कन्वेंशनल सोर्स जो है वो हमारे सीमित है, क्योंकि जब इनको बनने में कई सारे वर्ष लग जाते हैं। आज कोई पेड़ दबा, आज कोई जीव दबा, वो धीरे धीरे नीचे जाएगा, बाद में बनेगा जाकर के। तो होता क्या, इनको बनने में बहुत ज्यादा, तो इनका हमें सीमित मात्रा में दोहन करना है, जो इनका खर्च करना है, इनका शोधन करना है, वो हमें बहुत सीमित मात्रा में करना है। अगर हम एकदम से करना स्टार्ट कर देंगे तो जमीन के नीचे का सोर्स खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो हमारी इस सोर्स को देख नहीं पाएगी। तो इसीलिए इनका हमें बहुत सीमित सोर्स में, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अब क्या किया जा रहा है, गैर परंपरागत ऊर्जा सोर्स का प्रयोग किया जाता है, ताकि धीरे धीरे इनका भी सोर्स हमारे पास बना रहे, और जो हम नया यूज कर रहे हैं गैर परंपरागत, उनका भी यूज बना रहे। तो अब एक बात और कर लेते हैं कि इसमें आते कौन कौन से हैं, वो बता दिया मैंने, कोयला, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, चारकोल, ये सब आते हैं आपके इसमें। अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स वो है, और दूसरी चीज, अगर गैर परंपरागत कन्वेंशनल वाले में एक चीज और पॉइंट आना चाहिए कि इनका जो दोहन करते हैं तो इनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, दोबारा नहीं बदल सकते हैं। जैसे हमने कोयला था, उसको जला दिया, तो अब हम जो जला हुआ पार्ट है उसको कोयले में नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बार खर्च होने के बाद इनका दोबारा रिन्यू नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं गैर परंपरागत, मतलब नॉन कन्वेंशनल सोर्स में। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स में वो सोर्स हैं जिनका मनुष्य ने खुद उपयोग करना शुरू किया है, जैसे सौर ऊर्जा, ठीक है, सोलर एनर्जी, ठीक है, टाइडल एनर्जी, हाइडल एनर्जी, ठीक है। टाइडल एनर्जी मतलब ज्वार ऊर्जा, ठीक है, हाइडल एनर्जी मतलब जल ऊर्जा, सोलर एनर्जी मतलब सौर ऊर्जा, ठीक है। इसका विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। अब बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले सोलर एनर्जी से। तो सोलर एनर्जी क्या है, एक इसको हम दोबारा रिन्यू करते रहते हैं। कैसे, पहले सोलर प्लेट पे पड़ी, सोलर प्लेट से हमने उसको प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज किया, विद्युत ऊर्जा को चेंज कर लिया, ठीक है। अब हम चाहें तो विद्युत को भी प्रकाश में चेंज करते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी बात करते हैं, अब बात करते हैं पवन ऊर्जा की या विंड एनर्जी की। तो विंड एनर्जी ऐसी जगह पे पवन चक्की लगाई जाती है, इनका जो उत्पादन किया जाता है वो पवन चक्की लगा करके होता है, ठीक है। तो विंड मिल बोलते हैं पवन चक्की को, इंग्लिश में विंड मिल, विंड मिल्स, ठीक है। तो विंड मिल तो ऐसी जगह लगाई जाती है जहां पर हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर पर घंटे के अनुसार के अधिक या इसके बराबर होती है। इनका उपयोग वहीं पर किया जाता है जहां पर हवा जो होती है उसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर या इससे अधिक होती है, इससे नीचे ये वर्क नहीं कर पाती है, ठीक है। तो विंड एनर्जी में क्या होता है, हवा को हम पहले मैकेनिकल एनर्जी में प्रोवाइड करते हैं, इससे पवन चक्की घूमना शुरू होती है, फिर उस मैकेनिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई हैं। अब इसको मैकेनिकल से, अब देखो इसका भी रिन्यू किया जा सकता है। कैसे, हम अगर इलेक्ट्रिकल को पहले मैकेनिकल में चेंज करें, मोटर में बेचते हैं, मोटर के लिए उसमें आप पंखुड़ी लगा दें तो वो आपकी विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हो गया हमारा विंड एनर्जी। अब बात करते हैं टाइडल एनर्जी, ज्वार ऊर्जा। होता क्या है, आपने पढ़ा होगा ज्वार भाटा, ठीक है। तो वो ज्वार भाटा जो होता है, जो समय समय पर आते रहते हैं, आपके समुद्र में उठते रहते हैं। तो समुद्र में एक सिस्टम लगाया जाता है, टरबाइन लगा दिया जाता है समुद्र के किनारे तटों पर, जहां देखा जाता है अक्सर ज्वार भाटा उठते रहते हैं।
कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां पर ज्वार भाटा लगभग उठते ही रहते लगातार। तो ऐसी जगह पे हम टरबाइन लगा करके उस ज्वार भाटा का टरबाइन में मतलब उस ज्वार भाटा का जो पानी होता है एक सोर्स लगाते हैं, वो पानी आकर के टरबाइन की ब्लेड से टकराता है, टरबाइन घूमना शुरू करता है, वहां से मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड होती है। ठीक है, वो मैकेनिकल एनर्जी हम देते हैं फिर जो आपका होता है क्या बोलते हैं उसको, जनरेटर में लगा होता है उसमें, फिर वो आपको क्या करता है, टरबाइन की मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में प्रोवाइड कर देता है। तो ये हो गई हमारी टाइडल एनर्जी। अब बात करें हाइडल एनर्जी, तो हाइडल और टाइडल एनर्जी में क्या अंतर है? भाई ज्वार ऊर्जा भी जल ऊर्जा से प्राप्त होती है, भाई जल तो उसमें भी है, लेकिन जल ऊर्जा क्या होती है? तो जो देखो टाइडल एनर्जी मतलब जो ज्वार से उत्पन्न होती है वो तो है ही, वो अगर ज्वार नहीं है तो नहीं पड़ सकता। इसमें हम क्या कर लेते हैं, जो आपकी हाइडल एनर्जी होती है इसमें हम करते हैं बड़े बड़े बांध बना लेते हैं, वहां से बांध के इस तरफ टरबाइन लगाते हैं, पानी को सोर्स को हम लगा के आते हैं टरबाइन पर, फिर उसको हम गिराते हैं। तो बांध जब बनेगा किसी भी बड़ी बड़ी नदियों में, तो वहां से वो क्योंकि जल लगातार बनता रहता है, लगा होता रहता है, वहां पे बना रहता है, तो उसके कारण हमारी वो हमेशा के लिए हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी ले जा सकते हैं जहां आपके पास नदी हो। ठीक है, तो ऐसे को बोलते हैं हाइडल एनर्जी। तो हाइडल एनर्जी जल से प्राप्त होती है, टरबाइन इसमें भी यूज होगा, फिर टरबाइन के जरिए आपका घुमा करके मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक थे परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा, मतलब कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो आपको समझ में आ गया है कि पहले कन्वेंशनल एनर्जी क्या है, कन्वेंशनल एनर्जी क्या है, ये मैंने आपको बताया। अब देखो होता क्या, विंड एनर्जी की बात करते हैं। विंड एनर्जी में क्या होता है, ठीक है, इस तरफ से हवा, ठीक है, जो विंड होती है वो इस तरफ से आपकी पंखुड़ियों में टकराती है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पंखुड़ी एक शाफ्ट से जुड़ी होती है, इस शाफ्ट में पीछे गियर लगा होता है। ठीक है, आगे आपको आपके इस टॉपिक में आगे गियर भी है, वो भी बताएंगे कैसे यूज होता है। तो ये क्या करता है, घूमना स्टार्ट कर देता है, ये ब्लेड्स घूमना स्टार्ट करते हैं, यहाँ गियर लगाते हैं, अब ये जाता है नीचे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक जनरेटर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जनरेटर लगा देते हैं, जो अब इस मैकेनिकल एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो विंड एनर्जी ऐसे होती है। अब अगर बात करें टरबाइन वाली बात, तो टरबाइन का जो आकार होता है वो कुछ इस तरीके से बना होता है, ये होता है टरबाइन का होल। ठीक है, एक शाफ्ट होती है, ठीक है, ये मान लो एक शाफ्ट थी, इस पे हम क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से झुकी हुई पत्तियां लगा देते हैं। ठीक है, ठीक, अब तो मान लो ऐसे कुछ इस तरीके से ब्लेड लगे होते हैं टरबाइन में। होता क्या है, अब यहां से हमने बांध लगा दिया, इसके ऊपर एक केसिंग होती है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट खुला होता है, ठीक, केसिंग होती है, केसिंग में क्या करते हैं, यहाँ से खुला होता है, ठीक है, और लास्ट में एटलीस्ट यहाँ से निकास होता है वापसी का पानी का। ठीक है, होता क्या है, अब देखो यहाँ से बांध के ऊपर से पानी आता है, ये इससे टकराता है, तो ये क्या करता है, घूमना स्टार्ट करता है इधर को, जब ये घूमता है फिर ये यहाँ पे आ जाता है, इस पे पानी गिरता है, तो ये क्या करता है, घूमना शुरू होता है, ये शाफ्ट आगे रहती है, तो यहाँ से हमें क्या मिलने लगती है, मैकेनिकल एनर्जी, एक घूर्णी गति मिलती है, जिसके कारण हमें प्राप्त होती है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को फिर हम क्या यहाँ पे लगाएंगे, जनरेटर, जनरेटर, जनरेटर। ठीक है, जनरेटर क्या करेगा, इस मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये होता है टाइडल। टाइडल भी ऐसे ही होती है, और टाइडल में क्या होता है, ये बांध इस तरीके से यहाँ पे बना होता है बीच में। ठीक है, ठीक है, ये बांध होता है। तो ये तरीका होता है आपका हाइडल एनर्जी का, तो इसका हाइडल, ठीक है, हाइडल एनर्जी। ये क्या होता है, विंड एनर्जी।
ठीक है। अब बात कर टाइडल एनर्जी में क्या होता है, वो जब ज्वार उठता है तो वो इस तरीके से होता है। यहाँ पे हम लगाते हैं आपका टरबाइन, ठीक है, टरबाइन की हो गई ब्लेड, यहाँ पे हम लगा देते हैं टरबाइन, ठीक है। वो टरबाइन यहाँ से पानी आता है, ज्वार उठता है यहाँ पे अपने आप, क्योंकि ज्वार का जितना ऊंचा नहीं होता है कि ज्वार बहुत ज्यादा ऊंचे उठ जाए, उसकी जो ज्वार उठने पानी, ज्वार से पानी जो उठता है वो मैक्सिमम 6 फुट या 7 फुट के आसपास होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। वैसे भी मैक्सिमम 6 फुट की बात हो रही, 6 या 8 फुट, ठीक है। तो होता क्या, जब ये उठता है तो इसको यहाँ पे एक पात्र लगा देते हैं जो इसको ये भरता है, इससे पानी इस पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये घूमना शुरू करता है, फिर इसमें एक शेफ्ट लगा लेते हैं बाहर की तरफ, और ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी को फिर चेंज कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये हो गई आपकी है। अब सोलर एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी में क्या होता है, सोलर एनर्जी हम दो प्रकार से यूज करते हैं। एक तो डेली बेसिस पे यूज कर लेते हैं आप, जैसे अनाज सुखाने में उसकी जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसको, जो कम ऊर्जा होती है, ठीक है, उसको अनाज सुखाने में, लकड़ी है गीली उसको सुखाने में, ठीक है, कई प्रकार से उसका उपयोग कर लेते हैं। अब अगर बात करें कि जो तो ये तो नेचुरली तरीके से हम कर लेते हैं, ठीक है। अब हम जो बात करें जो खुद मनुष्य ने आविष्कार किया सोलर का, जैसे सोलर प्लेट, ठीक है, सौर ऊर्जा के नाम से बोलते हो, ठीक है, बोलते सोलर प्लेट लगा लो घर में और उसको इन्वर्टर से इन्वर्टर में जोड़ दो, उसके बाद तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। सोलर कुकर हो गया, सोलर हीटर हो गया, ठीक है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो उसमें हम सौर ऊर्जा के अंतर्गत यूज करते हैं। तो सौर ऊर्जा में क्या होता है, सूर्य की आने वाली किरणों को एक निश्चित एरिया पे गिराया जाता है, मतलब वो तो सूर्य से गिरने वाली ऊर्जा जब गिरती है तो वो क्या करता है, वो उस ऊर्जा को कन्वर्ट करने लगता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर प्लेट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, वो कन्वर्ट करता है किस पे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले होती किस फॉर्म में है, पहले होती डीसी फॉर्म में, ठीक है, डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है। डायरेक्ट करंट का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से, मतलब एक ही तरफ चलती है, ठीक है, जो इसकी एनर्जी होती है एक ही रूप में चलती है, एक ही तरफ चलती रहती है। और एसी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट करंट, मतलब पहले इस तरफ फिर इस तरफ फिर इस तरफ। अब रीजन क्या होता है इनमें दोनों, देखो पहले ये होता है प्लस माइनस प्लस, कुछ इस तरीके, मतलब इसमें जो ये साइकिल होता है ये अपनी तरफ आकर्षित करने वाला होता है, ये क्या होता है, ये दूर फेंकने वाला होता है, दूर हटाने वाला होता है, ये मतलब इसमें एक साइकिल। एसी में अल्टरनेट करंट मतलब एक आपको पास बुलाएगा, इसीलिए जो बिजली का झटका जब लगता है आपने देखो कभी कभी तो आदमी चिपकता है और कभी कभी एकदम दूर गिरता है जाके, लेकिन अगर चिपक गया तो ये चक्र इतने साइकिल इतने जल्दी जल्दी होते हैं कि वो चिपका रहता है, हटने का टाइम नहीं मिलता। अगर स्टार्टिंग में आपको जैसे करंट में जो साइकिल मिलेगा, अगर ये साइकिल मिल गया आकर्षित करने वाला तो फिर आप चिपक जाएंगे। अगर आपको दूर फेंकने वाला करंट मिला तो आप पहले ही बार में दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो करंट दो अल्टरनेट करंट इसको बोलते हैं। लेकिन इसमें आपके बचने के चांस हो भी सकते हैं कि अगर आप इसमें पड़ गए, ठीक है, दूर फेंक देगा कोई बात नहीं, अगर चिपकने वाला होगा बात ही रहे। लेकिन इसमें क्या है, इसके सारे आपको प्लस मिलते हैं, डायरेक्ट चलता है एक ही रूप में। तो अगर इसमें आप एक बार फंस गए तो फिर फंसना तय है, इसमें फंसना है, क्योंकि इसमें हर बार वही साइकिल है। फंस गए तो इसमें बचने के चांस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरेटर की बात हो रही है, एसी और डीसी की बात हो रही है। तो वो किसमें चेंज करता है, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी डीसी में, फिर वहां पे हम यूज करते हैं कन्वर्टर, ठीक है। कन्वर्टर से हम क्या करते हैं, उसको इन्वर्टर में जोड़ देते हैं। तो कन्वर्टर को डीसी को चेंज करता है किसमें, एसी में, ठीक है। वो एसी आता है आपके इन्वर्टर में, फिर क्या करता है इन्वर्टर, फिर उसको डीसी में चेंज करता है, इसी डीसी को एसी में चेंज करता रहता है। तो ये टाइप्स है हमारा सौर ऊर्जा का। फिर जैसे सोलर कुकर की अगर बात कर लें तो सोलर कुकर में क्या होता है, सोलर कुकर के अंदर खाना रखते हैं, ये बॉक्स होता है, इसके अंदर दो बॉक्स होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस पे ऊपर एक कांच की प्लेट होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है, इसके ऊपर एक ढक्कन भी होता है। फिर यहां से आती हैं वो किरणें, वो इस पे पड़ती हैं, इस वाले पे, ठीक है। और इसमें पड़ती कैसे हैं, अलग अलग, ठीक है। फिर ये क्या करता है, इन सबको एक पुंज को एक ही जगह इकट्ठा कर देता है और जाकर के इन दोनों पे पड़ती हैं वो एक साथ, ठीक है, वो इन दोनों पे पड़ती हैं और एक ढक्कन इस पे बंद रहता है,
यहाँ पे एक ढक्कन ऊपर से बंद रहता है, कांच की लेयर, ठीक है। तो इस तरीके से सोलर कुकर हमारा वर्क करता है। ऐसे सोलर हीटर भी वर्क करता है। तो कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल आज आपको समझा दिया है। अगर इससे आप लोग नोट्स ना बना पाए तो आप बता देना, मैं आपका इसका नोट्स भी थ्योरेटिकल सारी एक इसकी जितनी भी थ्योरी है वो मैं बता दूंगा आपको कौन कौन सी यूज करना है। एक बार मैं बता देता हूं, देखो अगर आप मनुष्य यूज करना चाहे तो बहुत ज्यादा यूज कर सकता है। जो आपने देखो कीड़े करकट का ढेर होता है, दलदल होता है, वहां से हमारी मीथेन गैस लगातार निकलती रहती है, मीथेन। तो इन्हीं कूड़ा करकट को आदमी सही से यूज करे तो हमें बहुत ज्यादा मीथेन गैस प्राप्त हो सकती है। और ये मीथेन गैस हमारी यूज हो सकती है, ज्वलनशील होती है, ये यूज हो सकती है खाना पकाने में, पानी गर्म करने में, मतलब ज्वलनशील होती है, तो इसको किसी भी चीज में यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो अब अगर बात करें, एक बार आपको बता देते हैं, कन्वेंशनल की बात कर लेते हैं। कन्वेंशनल में हमको क्या बताया आपको, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, ठीक है, कोयला, और ठीक है, ये चीजें आती हैं हमारी किसमें, कन्वेंशनल एनर्जी में। अब अगर बात करें नॉन कन्वेंशनल की, तो नॉन कन्वेंशनल हमारी सौर ऊर्जा, बायोमास, बायोमास इसी बोलते हैं कूड़ा करकट से जो ऊर्जा प्राप्त होती है। बायोमास में कूड़ा करकट से जो प्राप्त होती है, ठीक है, गोबर गैस जैसे आपने नाम सुना होगा, ठीक है, गोबर गैस, ठीक है, तो इनके बायोमास इसी में आता है, ठीक है। सौर ऊर्जा, बायोमास, टाइडल एनर्जी, चलो ठीक है, विंड एनर्जी कहाँ यूज होती है, जहां 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार होती है, ठीक है, जो वी होती है वो ज्यादा होती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, ठीक है। विंड एनर्जी और हाइडल एनर्जी, अगर इसकी बात करें, टाइडल मतलब ज्वार ऊर्जा, ठीक है। अगर हाइडल एनर्जी की बात करें तो हाइडल एनर्जी को बोलते हैं जल ऊर्जा, ठीक है। तो ये तरीका था। तो अगर आप इसको लिखना चाहें, पहले कन्वेंशनल एनर्जी में अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसे ईंधन के स्रोत जो हमें बहुत पुराने समय से, वर्षों से हम यूज करते आ रहे हैं, हमारे परंपरागत या कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहलाते हैं। ये सोर्स जो है सीमित मात्रा में पृथ्वी के नीचे उपलब्ध हैं। इनका दोहन हम जो करते हैं, इनकी जो खपत करते हैं, धीमे धीमे करनी चाहिए। अगर हम अचानक इनकी खपत बढ़ा देंगे तो नीचे जो धरती के नीचे जो सोर्स है हमारा कन्वेंशनल एनर्जी का, वो समाप्त होने लगेगा। तो आगे आने वाली पीढ़ियों के बचाने के लिए या आगे आने वाली पीढ़ियों को इन सोर्सों का अध्ययन कराने के लिए हमें इन सोर्सों को बचा कर रखना है, ठीक है। तो इन्हीं ऐसे सोर्स जो हमें बहुत पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, और कच्चा तेल हो गया, ठीक है, ये सब। अब अगर करें गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स की, तो ऐसे सोर्स जिसका मनुष्य ने खुद आविष्कार करके उपयोग करना शुरू किया है, हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहलाते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के अंतर्गत टाइडल एनर्जी, हाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड बायोमास एनर्जी आदि आते हैं। बायोमास में जैसे लकड़ी का कोयला हो जाता है, गोबर के उपले हो जाते हैं, ठीक है, लकड़ी हो जाती है, पहले लकड़ी, फिर लकड़ी का कोयला, फिर गोबर और गोबर गैस वगैरह, ये सब आती है हमारी बायोमास के अंतर्गत। पत्ते, घास फूस, ये सब होते हैं, ये हमारे उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, बायोमास के अंतर्गत। दलदल से निकलने वाली मीथेन गैस भी बायोमास के अंतर्गत आती है। तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स हो गए। अब इनको अगर आप समझाना है, जैसे पेट्रोल, डीजल, तो इनमें तो ज्यादा खैर नहीं पूछा था, अब इनमें पूछा जाता है, इनमें से किसी एक को जैसे पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो अगर इनकी थ्योरी लिखना चाहें तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी इनकी थ्योरी भी करा दूंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे सर नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, इनके बारे में हमें थ्योरी, नोट्स बनाने वाली थ्योरी बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज मैंने यहाँ तक बात करी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, इसके बारे में थोड़ा और अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद आपका सेकंड जो पार्ट है वो शुरू होगा मशीन के बारे में, पेन काटर,
ठीक है, रिवेट, कटर ज्वाइंट, नकल ज्वाइंट, इन सब बारे में शुरू होगा। ज्वाइंट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले इसका अध्ययन करेंगे और विस्तार रूप से, फिर बात करेंगे। और तो इसका आज हमने कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स के बारे में बात की है। आप लोग एक बार इसको पढ़ें जरूर, ठीक है, जिससे आपको और समझ में आएगा। और मेरे हिसाब से कोशिश करिएगा कि जो चीजें मैं पढ़ाने वाला हूं, मैं अगली क्लास से एक चीज और करूंगा, नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ाऊंगा वो आपके बता दिया करूंगा, जिससे आप लोग उसको पढ़ के भी आ सकते हैं। तो अगली क्लास में मैंने बताया इसका भी अध्ययन करूंगा, एक बार इन चारों का एक बार विस्तार से अध्ययन करा दूंगा। और इसके बाद आपको मशीन पार्ट जो है, मशीन, ठीक है, इसमें पहुंचेंगे तो इसमें हम पढ़ेंगे पिन, कॉटर, ठीक है, काटर ज्वाइंट, ठीक है, जो भी है आपके इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जिसके पास बुक है वो इनको सबको एक बार अध्ययन करके आए, तो आप लोगों के लिए भी ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा समझ में आएगा वो चीज, क्योंकि आप वो चीज पढ़ चुके हैं तो फिर आपको केवल समझना रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बीएमई की। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।